आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ कंप्यूटर मेमोरी एंड इट्स टाइप। कंप्यूटर मेमोरी ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करती है। ये डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आती है। ये जिस टाइम सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा होता है उस टाइम ये डाटा और इन्फॉर्मेशन को होल्ड किए रखती है, उसको स्टोर करती है टेम्प्ररी। इसके अलावा अगर आपने डाटा या इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करना है तो उसके लिए भी मेमोरी यूज़ होगी, और इसके बाद जब कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। कंप्यूटर मेमोरी की हमारे पास 3 टाइप्स हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैश मेमोरी। सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज़ करेंटली वर्किंग। वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस जिस पे कंप्यूटर अभी काम कर रहा है, करंटली काम कर रहा है, वो प्राइमरी मेमोरी उसको होल्ड किए रखती है। कोई भी टास्क जो वो परफॉर्म कर रहा है वो प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाता है। जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है, आप उस फाइल को क्लोज करते हैं तो वो डेटा जो है प्राइमरी मेमोरी से लॉस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज़ लॉस्ट व्हेन पावर इज़ स्विच्ड ऑफ। इस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये है कि जैसे ही आप अपना कंप्यूटर शट डाउन करेंगे या पावर स्विच ऑफ होगा, जो प्राइमरी मेमोरी में डाटा लोड हुआ था वो वैसे ही लॉस हो जाएगा। ठीक है। और इसकी कैपेसिटी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से लिमिटेड होती है। इसकी कैपेसिटी कम होती है लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। प्राइमरी मेमोरी को आगे से प्राइमरी मेमोरी की 2 टाइप्स हैं, रैम एंड रोम। रैम की भी आगे से फर्दर रैम को भी डिवाइड किया गया है, डी रैम एंड एस रैम। और रोम की आगे से टाइप्स हैं, पी रोम, ई पी रोम एंड ई ई पी रोम। रैम एंड रोम की जो फर्दर टाइप्स और कैटेगरीज हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। Secondary memory. This type of memory is also known as external memory और non-volatile. ये external memory होती है और इसको non-volatile भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम, जो भी फाइल या डेटा इसमें स्टोर करेंगे वो परमानेंटली होगा। आप जब पावर स्विच ऑफ होने से या कंप्यूटर शट डाउन होने से वो डेटा लॉस नहीं होगा, जैसे कि हमारा प्राइमरी मेमोरी के केस में होता था। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो परमानेंटली स्टोर होंगी। आपको उसकी कल ज़रूरत है, परसों है या 1 साल बाद है, आप जब चाहें उस डेटा को दोबारा से फैच कर सकते हैं। इसके अलावा इट इज़ स्लोअर दैन मेन मेमोरी। इसकी जो स्पीड है वो मेन मेमोरी से स्लो होती है और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के काम आता है। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है लेकिन स्पीड इसकी कम होती है। इसके अलावा ये मेन मेमोरी से चीपर होती है। मेन मेमोरी बहुत एक्सपेंसिव है और ये उससे चीपर है। ये जो है सीपीयू है वो सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दीज मेमोरी। सीपीयू डायरेक्टली इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करता। वो किसके साथ कम्युनिकेट करता है? वो मेन मेमोरी से कम्युनिकेट करता है। ये जो इस सेकेंडरी मेमोरी जो फाइल ट्रांसफ़र करती है, सेकेंडरी मेमोरी में जो भी फाइल वगैरह ट्रांसफ़र की जाती है वो सबसे पहले मेन मेमोरी में जाती है, देन उसको सीपीयू जो है वो एक्सेस करता है। हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल्स में सीडी रोम, डीवीडी और हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सारी सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल्स हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को मज़ीद क्लियर करने के लिए ये एक और एग्जांपल देख लें। यहाँ पे हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी बुक्स का स्टॉक है। अब ये जो पूरा स्टॉक है हमारे पास, ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है। हमने इधर बुक्स जो हैं वो स्टोर की हुई हैं। ये एक आगे टेबल पड़ा हुआ है, ये टेबल आप समझ लें ये हमारे पास रैम है। अब हम इधर से कुछ बुक्स निकाल के रैम के ऊपर, टेबल के ऊपर खोलते जाएंगे, बुक्स हम खोलेंगे। अब जितना बड़ा टेबल होगा, जो चीज़ इस टेबल पे आ जाएगी वो समझते हैं कि हमने हार्ड डिस्क से उसको फैच करके रैम तक लेके आए हैं और उस पर हमने काम किया है, प्रोसेसिंग की है। ठीक है। अब जितना बड़ा टेबल होगा, जितना साइज इसका बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा बुक्स हम एक साथ ओपन कर सकते हैं। ये ठीक है। और वो काम जो है, प्रोसेसर हमारी स्पीड ज़्यादा हो तो हम उस काम को, बहुत सारे कामों को एक वक्त में हम कंप्लीट कर सकते हैं।
लेकिन अगर इसी टेबल का साइज़ बहुत छोटा हो जिसके ऊपर हमने स्टॉक में से बुक्स लेकर आनी है और इसके ऊपर रखनी है, तो अगर इसका साइज़ बहुत कम होगा तो फिर एट अ टाइम 1 या 2 बुक ही प्रोसेस हो सकेंगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी बड़ी रैम होगी उतनी स्पीड ज़्यादा होगी, और जितना रैम का साइज़ कम होगा उतना ही स्पीड भी कम होगी। प्रोसेसर वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस को फिर प्रोसेस करेगा। अगर रैम का साइज़ ज़्यादा होगा तो एट अ टाइम आप ज़्यादा टैब्स ओपन कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज़ अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू। कैश मेमोरी सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट एक्ट एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। ये अगेन आपके प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को ज़्यादा करने के काम आती है। यानी आपके सीपीयू को बार बार मेन मेमोरी में नहीं जाना पड़ता। जो भी कंटेंट्स वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहा है, ये कैश मेमोरी उसको अपने अंदर लोड कर लेती है ताकि सीपीयू बार बार मेन मेमोरी को एक्सेस ना करे। ये डायरेक्टली सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करती है। कैश मेमोरी की एग्जांपल इस तरह से है कि ये वो डाटा को स्टोर करता है जो कि यूज़र फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहा है। यानी कोई सी भी एप्लीकेशन जो यूज़र डेली बेसिस पे यूज़ कर रहा है या बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहा है, वो कैश मेमोरी में सेव हो जाएगी। उसको एक्सेस करने के लिए प्रोसेसर को बार बार मेन मेमोरी में नहीं जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम कोई एक स्पेसिफिक चैनल है जिसको बार बार सर्च कर रहे हैं, उसको सर्च बार में लिख रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब हमने इसको 2-3 बार सर्च किया तो नेक्स्ट टाइम जब हम जैसे ही उसका अभी फर्स्ट लेटर आई टी लिखेंगे, वो खुद ही सजेशंस में जनरेट कर देगा कि अकेडमी, क्योंकि हम बार बार आई टी अकेडमी को ही सर्च कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो थी वो उसका रिकॉर्ड वो कैश मेमोरी में सेव था। लास्ट पे इस कंप्लीट लेक्चर को हम समराइज़ करेंगे। हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें हर किस्म की एप्लीकेशन या डाटा स्टोर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सिस्टम में जो भी चीज़ें जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है वो सारी हमारी सेकेंडरी मेमोरी में सेव है। जैसे एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब और गूगल क्रोम, स्काइप, जो भी सॉफ्टवेयर है वो सारे हमारे हार्ड डिस्क में सेव है। फिर जैसे ही हम कोई फ़ाइल ओपन करते हैं या उस पर वर्क करते हैं तो वो जो फ़ाइल हार्ड डिस्क से उसकी एक कॉपी रैम में ट्रांसफ़र की जाती है। फिर हमारा प्रोसेसर जो है वो हार्ड डिस्क के साथ कम्युनिकेट नहीं करता, वो डायरेक्टली रैम से कम्युनिकेट करता है। हमारी जो हार्ड डिस्क है इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है और प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो बहुत फास्ट होता है, उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। इसलिए अगर वो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, हमारा प्रोसेसर डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करे तो वो उसका बहुत सारा एग्जीक्यूशन टाइम वेस्ट होगा। इसलिए दरमियान में मेन मेमोरी इंस्टॉल की जाती है, रैम, उसको इंस्टॉल किया जाता है। रैम की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, हमारा प्रोसेसर डायरेक्टली उसके साथ कम्युनिकेट करता है। फिर अगर हमने और एफिशिएंट रिज़ल्ट चाहिए और ज़्यादा स्पीड हमें चाहिए तो हम उसमें दरमियान में एक कैश मेमोरी रैम के बिल्कुल ऊपर वो भी इंस्टॉल कर देते हैं। कैश और उससे भी ज़्यादा उसकी स्पीड होती है, रैम से भी ज़्यादा। तो होता ये है कि कैश मेमोरी में भी वो वाला डेटा स्टोर करता है जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं। यानी उसको पता है कि ये यूज़र बार बार इस डेटा को एक्सेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम कोई क्यूरी लिखते हैं, गूगल पे आप कुछ सर्च करने लगते हैं, तो आपने जो ऑलरेडी बार बार सर्च किया होता है वो खुद ही ऑटोमेटिकली उसको पूरा कर देता है। दैट इज़ अ कैश मेमोरी। या आप कोई वर्ड लिखना चाह रहे हैं तो वो डिक्शनरी में ऑलरेडी आप बहुत दफ़ा लिख चुके हैं, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो कैश में आ जाती हैं। कैश को पता है कि इस बंदे ने इससे रिलेटेड ही सर्च करनी है, तो वो उसको भी बार बार जो है वो मेन मेमोरी में जाना नहीं पड़ेगा, वहाँ से भी टाइम सेव हो जाता है। यानी जो चीज़ें आप बार बार ओपन कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ कैश में स्टोर हो जाएगी और इससे हमारे प्रोसेसर का टाइम मज़ीद बच जाएगा, मज़ीद सेव हो जाएगा और हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी।